आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश में हंसी खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास है। हम आज बात करेंगे कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2020 तक डिफेंस के क्षेत्र में हमारे देश की अचीवमेंट क्या रही है, क्या उपलब्धियां रही हैं और हमारे देश में कितना बदलाव हुआ है, हमारा देश कितना मजबूत हुआ है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। हम आइए खुद उनसे बात करते हैं कि हमारे देश की इन इतने सालों में अचीवमेंट क्या रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में अनुमा जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि 1947 में जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक हमारे देश की डिफेंस क्षेत्र में जो अचीवमेंट्स रही हैं, जिसको लेकर के हमारा देश मजबूत हुआ है विश्व पटल पर, उसके बारे में बताइए। 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय से लेकर और अब तक हम काफी आगे आए हैं, लेकिन उतना भी आगे नहीं आए हैं जितना हमें आगे आना चाहिए था। हम इस समय विश्व में जो अपने वॉर इक्विपमेंट है उसके सबसे ज्यादा हम उसको इंपोर्ट करते हैं इस वक्त, जबकि ये एक समय था हमें पूरी तरह सक्षम होना चाहिए था। तो चलिए हम बात करते हैं 1947 से शुरुआती कुछ सालों की। समझ लीजिए 47 से हम 60 तक की बात करें तो इस बीच में सरकार को ये तो समझ में आ गया कि 8 ऐसे कोर सेक्टर्स हैं जिसमें आगे हमको विकास करना होगा। तो इसी सिलसिले में भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HAL, DRDO, BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके अलावा मजगांव डॉकयार्ड, GSL और भी बहुत सारे ऐसे 8 PSUs थे, डिफेंस PSUs जिनको कहते हैं, उनको एस्टैब्लिश करने की बात तब हुई। लेकिन एकदम से कुछ कर नहीं सकते थे। एक मिश्र धातु लिमिटेड भी बनाया गया क्योंकि हमें हर जगह जरूरत पड़ेगी मेटल की, तो उसके लिए मिश्र धातु लिमिटेड भी था। फिर जब हम 62 जब हमने चीन से वो हम युद्ध एक तरह से हमें अच्छा समय नहीं देखा हमने, तब जाकर हम बिल्कुल ऐसा लगा, एक तरह से एक उद्वेलित से हो गए थे कि अब हमको कुछ करके ही दिखाना है। तो भले ही जो उस समय के मंत्री थे वीके मेनन, उनका नाम दूसरे कामों के लिए भी याद किया जाता है, लेकिन उन्होंने ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वगैरह को एक जिस रूप में आज वो है उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। फिर DRDO वगैरह में भी। तो इन सब जैसे 1954 में हमारे यहाँ BEL बन गया, 1958 में DRDO की स्थापना हो गई थी। फिर उसके बाद हमने सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कब हुआ, जब हमें रशिया ने एक लाइसेंस प्रोडक्शन देने की अनुमति दी। हमारा जो MiG-21 का लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू किया 1964 में, हमारा HAL बन गया था। वैसे HAL एक हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड नाम से पहले से 1947 के पहले से था, लेकिन एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ये हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड मिलकर आज का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके रूप में आए। और इस बीच DRDO ने भी अपनी प्रोग्रेस शुरू की। तो जो हमने 1970s के बाद से काफी हमने विकास देखा, प्रगति देखी, और उसी समय हमने जो है अपना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि DRDO ने, BEL ने और BDL ने, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर शुरू किया। इसी बीच भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भी आया, तो हमारी जो स्पेशलिस्ट व्हीकल्स टाट्रा वगैरह का प्रोडक्शन वहां शुरू हुआ। फिर हमारा जो टैक्टिकल बैटलफील्ड वेपन्स थे वो हमने, जैसे पृथ्वी 1988 में बना जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। अग्नि जो है उसके वेरिएंट्स तो बाद में आए, लेकिन पहली बार जो हमने ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि जो थी, इसको हमने 1989 में बनाया। फिर आकाश 2009 में हमने देखा। इस बीच में शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी थी, अपनी त्रिशूल थी। फिर नाग थी जिसको हम माउंट कर सकते थे हेलीकॉप्टर्स वगैरह पे। फिर हमारा मेन बैटल टैंक प्रोग्राम भी 1996 में, साथ में अर्जुन टैंक जो हमने बनाए वो चल रहा था। इस बीच में उसी साल से 1980 के एंड के आसपास ही हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में सोचा, जो प्रोजेक्ट तेजस की बात हम करते हैं, जो आज नहीं पूरी तरह अभी उसकी स्क्वाड्रन एक ही बनी है। तो LCA तब कंसीव किया गया था और धीरे धीरे LCA पर काम शुरू हुआ। तो DRDO और BEL में भी उसका रोल है उसमें। HAL सबसे पहले मारूत बनाता था, फिर उसने वेम्पायर का प्रोडक्शन किया ब्रिटिश लाइसेंस अप्रूवल के बाद। उसके बाद MiG-21, जैसे मैंने बताया कि रशिया ने हमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिया था,
उसके बाद हमने मिराज जो लिए तो उसका अपग्रेड भी हमने यही बनाया, फिर आगे चल के सुखोई 30 MKI बने हमारे यहाँ ही रशिया के लाइसेंस के तहत। तो हमारे साथ जो एक कंट्री जो सबसे ज्यादा पहले से आया है वो रशिया, बाकी से हमें उतना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिली। और आज के समय में जो हम देख रहे हैं बहुत सारी प्रोग्रेस, जैसे अभी राफेल की हम बात करें तो राफेल हम खरीद रहे हैं। हमारे साथ उज्जवल, जो मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगी कि हम अभी तक खरीदते क्यों रहे हैं ज्यादा, उसके पीछे जैसे HAL है, इन सभी PSUs में एक तो जो लेबर यूनियंस होती हैं उनका वर्चस्व होता है। तो हम एक तरह से हम एक सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन इन चीजों को लोग ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं और जो हमें आउटपुट देना है उसको उसके एवज में कम सीरियसली ले लेते हैं। तो हमारी जो कंसिस्टेंसी होती है किसी भी चीज में, कि आज HAL इतना स्लो जो उसका प्रोडक्शन है, वैसे तो हम बाहर भी अपने फ्रेंडली कंट्रीज को बहुत सी चीजें बना कर दे रहे हैं, लेकिन जिस लिहाज से अपने देश के लिए हमें अपने इक्विपमेंट बनाने चाहिए, वहां थोड़ी सी कमी इसलिए आती है कि कहीं ना कहीं जैसे डेवलपिंग कंट्री ही रहने की हमारी इच्छा हो गई है। हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बनेंगे तब जब हर एक को अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो HAL है, DRDO, इनके प्रोजेक्ट्स डिले इसलिए होते हैं क्योंकि वहां से कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। उनको रिवॉर्ड्स तो दिए जाते हैं जब कुछ अच्छा होता है, लेकिन पनिशमेंट्स नहीं दी जाती। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजों की जरूरत है। और अभी एक बड़ी ही ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली है, जो नई डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसीज के बारे में आपने सुना होगा। इसमें बहुत कुछ कवर किया गया है। अगर ये अपने आदर्शवादी रूप में जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया है, उस रूप में अगर हम इसे लागू कर पाते हैं, तो हम थोड़े समय में ना केवल अपने एयरक्राफ्ट्स में, अपने वेसल्स में, अपने जो स्मॉल आर्म्स है, इवन कार्बाइन्स में, और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि जो अपने लद्दाख में सैनिक हैं, इनको जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की क्लोथिंग मिलती है वो तक हम बाहर से खरीदते हैं, उसको कम से कम हम अंदर बना पाएंगे। जो हमारी जो प्रोडक्शन पॉलिसी है उसमें ये तो लिखा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट यहाँ बनेंगी, लेकिन कपड़ों जैसी चीजें वो तो हम यहाँ बना ही सकते हैं। तो मैं समझती हूँ एक समय अभी आया है जिसपे हमको थोड़ा और कंसंट्रेट करने की जरूरत है, और ट्रांसपेरेंसी रखते हुए अपने यहाँ के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अभी एक जो कॉन्सेप्ट आई है डिफेंस कॉरिडोर, उसमें जो CPSUs हैं, हमारी डिफेंस PSUs भी हैं, उनको प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, और प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो अपने भी छोटे छोटे जो पार्टनर्स हैं उनको बनाएंगे। तो एक ये पूरा एक इकोसिस्टम जिसका नाम दिया है डिफेंस इकोसिस्टम, ये बनाया जाएगा। अगर ये होता है, और अगर जैसे हमने कहा कि दिसंबर 2020 से हम कुछ इक्विपमेंट नहीं बाहर से इंपोर्ट करेंगे, 2021 में कुछ नहीं करेंगे, तो अगर ये टाइमलाइन हम ओवरशूट नहीं करते, अगर हमने ये टाइमलाइन ओवरशूट कर दी, इसका मतलब हम एक बार फिर असफलता की ओर है। लेकिन अगर हम इन टाइमलाइंस पर कायम रहे, और जो मैं चाहती हूँ कि हो, तो हम बहुत अच्छा कर सकेंगे, और उसके बाद हम सेल्फ रिलायंट हो सकेंगे, और जो आत्मनिर्भर भारत की हम केवल बात करते आए हैं उसको हम अपने सामने अपने जीवन काल में साकार होते देख सकेंगे। हमारे साथ थी पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि 1947 से लेकर के 2020 तक हमारे देश ने कहाँ प्रगति की है, डिफेंस के क्षेत्र में कितना बदलाव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।